हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिपल सी में नवंबर और दिसंबर माह में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न लिब्रा ऑफ पहला प्रश्न है, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ओटीपी की संख्या कितनी होती है? तो बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाली ओटीपी की संख्या हमारी 6 होती है। कितनी होती है? 6। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओटीपी जो हमारा होता है उसकी आपकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। ठीक है। ओटीपी आपका 4 डिजिट का भी आता है। कितने का? 4 का, 6 का, और जो हमारी स्टेट बैंक है उसमें 8 डिजिट का आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ओटीपी की निश्चित संख्या नहीं होती है। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 6। तो 6 किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 आपका नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बैंक द्वारा जारी किए जाने वाली ओटीपी की संख्या कितनी होती है? तो हमारी कितनी होती है? 6। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ओटीपी की समय सीमा कितनी होती है? तो ओटीपी की समय सीमा हमारी कितनी होती है? 10 मिनट। कितनी होती है? 10 मिनट। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओटीपी की हमारी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओके। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ओटीपी को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो ओटीपी को पंजीकृत मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी भी फॉर्म में मोबाइल नंबर लगा के रखा हुआ है उस पर आपका ओटीपी आता है, और अगर आपने कोई अपनी ईमेल लगा रखी है तो उस पर भी आपका ओटीपी आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके। तो यहाँ पर चलिए, कितनी बार गलत ओटीपी डालने पर क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है? तो कितने बार गलत पासवर्ड डालने के लिए हमारा 3 बार से अधिक, अगर हम 3 बार से अधिक पासवर्ड डालते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। तो किसमें? कार्ड में। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड हुआ, उसमें अगर हम 3 बार से अधिक पासवर्ड डालेंगे तो हमारा जो एटीएम होता है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वही हमारा प्रश्न कह रहा है, जैसे कि एटीएम कार्ड में अगर हम 3 से अधिक बार पासवर्ड को डालते हैं तो हमारा क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। चलिए, ओटीपी को कितने बार भेजने के लिए अनुरोध किया जा सकता है? तो यहाँ पर 5 बार। जैसे कि हमने ओटीपी डाला, ठीक है, अब उस वो ओटीपी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? रीसेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीसेंड। तो वह ओटीपी हम कितनी बार रीसेंड कर सकते हैं? 5 बार। कितनी बार कर सकते हैं? 5 बार। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है क्यूआर। तो यहाँ पर आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि क्यूआर की फुल फॉर्म क्या है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब यहाँ पर पूछा गया है क्विक रिस्पॉन्स कोड को कितने और किसने और कब विकसित किया? तो यहाँ पर क्यूआर कोड को डेंसो वेब ने विकसित किया। किसने? डेंसो वेब। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर कि क्यूआर कब आया? तो क्यूआर आपका कब आया? 1994 में आया है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्यूआर में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? तो क्यूआर में हमारे 70 89, कितने? 7089 करेक्टर तक हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम विद प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है? राइटर खोलना है, एस राइटर। क्या करना है? राइटर खोल लेना है। राइटर के बाद आपको क्या करना है? एम एस। हाँ, राइटर हमारा आ गया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको आना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपका यहाँ पर दिया गया है क्यूआर। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि जैसे कि क्यूआर हमें बनाना है तो क्यूआर बनाने का विकल्प कहाँ आता है, इंसर्ट मेन्यू में। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका प्रश्न कई बार देखने को मिला है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में क्यूआर बनाने का विकल्प किस मेन्यू में आता है, तो क्यूआर बनाने का विकल्प हमारा इंसर्ट मेन्यू में आता है। अगर लिब्रा ऑफिस आपका पुराना वाला वर्जन है तो उसमें क्यूआर बनाने का विकल्प नहीं दिया गया है। जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें क्यूआर बनाने का विकल्प दिया गया है। अब हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म टेक्स्ट में क्या करना है, वो यूआरएल टेक्स्ट में क्या करना है, जो हम क्यूआर बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्यूआर में सिर्फ नंबर, अगर सिर्फ नंबर की बात की गई यहाँ पर, तो इसमें हम लोग मैक्सिमम कितने करेक्टर टाइप कर सकते हैं, किसके, नंबर की। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्यूआर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मीडियम हाई क्वालिटी रखनी है तो हम यहाँ पर क्या करें, क्यूआर की हाई क्वालिटी रख देते हैं। तो ये देखिए आपका क्यूआर बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि जब हम क्यूआर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ नंबर का प्रयोग करते हैं और मैक्सिमम उसमें नंबर कितने आप लिख सकते हैं, तो 70-89 करेक्टर तक लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्यूआर में अल्फाबेट और नंबर दोनों का संग्रहित किया जाता है, ठीक है। अल्फाबेट न्यूमेरिक यानी A to Z और नंबर दोनों को कितने मिला के बनाया जा सकता है, उसमें क्या था, सिर्फ नंबर। और अगर दोनों की बात की जाती है तो दोनों हमारे मिला के बनाए जा सकते हैं 42-96। कितने बनाए जा सकते हैं, 42-96। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अगर सिर्फ नंबर की बात करते हैं तो नंबर हमारे कितने होते हैं, 70-89। और अल्फ़ाबेट एंड नंबर दोनों मिला के हम कितने कर सकते हैं, 42-96। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाता है कि जो हमारा क्यूआर होता है ये किस शेप में होता है, क्यूआर किस शेप में होता है, तो क्यूआर हमारा स्क्वायर शेप में होता है। किस शेप में, स्क्वायर शेप में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न इसी से और पूछा जाता है कि क्यूआर हमारा बना होता है किस में, तो क्यूआर हमारा बना होता है 2D। किसका, 2D, ठीक है, 2D हमारा होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हमारा क्यूआर चल रहा है, हमने देखा होगा जैसे कि बुक वगैरह होती हैं तो उसमें ऐसी ऐसी लाइनें बनी रहती हैं, है ना, और उसके नीचे नंबर लिखे रहते हैं। ये तो इसको कहते हैं बारकोड। इसको क्या कहते हैं, बारकोड। और बारकोड हमारा कब आया, तो बारकोड हमारा आया है 1940 में। बारकोड कब आया है, 1940 में है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है आरटीजीएस। तो पहला प्रश्न हमारा बन जाता है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म हमारी होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है आरटीजीएस में यूटीआर, तो यूटीआर की फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है रियल यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या है, आरटीजीएस में यूटीआर की संख्या की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पर कितनी होती है, 22। कितना होता है, 22। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, और जब हम किसी व्यक्ति को आरटीजीएस करते हैं तो वहां पर जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है, ट्रांजैक्शन आईडी हमारी कितने नंबर की होती है, 22 नंबर की होती है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यूपीआई। तो यूपीआई से हमारा प्रश्न बनता है कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यूपीआई हमारा एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। अब यहाँ पर एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी आप किया जाती है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। समझ में आया, तो इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एनपीसीआई आपका कब आया, तो एनपीसीआई हमारा 2008 में आया। एनपीसीआई कब आया, 2008 में आया। तो इसको भाई नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
कॉपी पेन उठा के रखिएगा, इन प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। जो छोटे छोटे जो पॉइंट बता रहे हैं, ये प्रश्न आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो इसे लाइक करते रहिएगा। तो यहाँ पर एनपीसीआई कब आया? 2008 में आया। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी से प्रश्न आता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हमारे हैं शक्तिकांत दास। तो इसको भी नोट कर लीजिए, शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये हमारे 25वें गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर हैं? 25वें। अब यहाँ पर चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म तो हम लोग जानते ही हैं। तो एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ से हमारा प्रश्न आता है कि भारत में सबसे अधिक किस बैंक की शाखाएं हैं? तो सबसे ज्यादा किस बैंक की शाखाएं हैं? एसबीआई। भारत में किस बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो एसबीआई बैंक की सबसे अधिक शाखाएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है नेफ्ट प्रयोग करने की समय सीमा कितनी होती है? तो नेफ्ट जो हम लोग करते हैं उसकी समय सीमा 24/7 यानी 24/7 यानी किसी भी समय आप एनी टाइम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है? तो आईएफएससी कोड हमारा कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है। तो आईएफएससी कोड में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट नोट भी करके रखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आईएफएससी कोड में जो स्टार्ट के 4 अक्षर होते हैं वो हमें किसको दर्शाते हैं? बैंक को। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो हमारा 5वां अंक होता है, 5वां अंक हमारा कौन सा हमेशा होता है? 0 होता है। कौन सा होता है? 5वां। और अंतिम के 6 अक्षर हमें किसको दर्शाते हैं? बैंक की शाखा को। जैसे कि हम यहाँ पर एसबीआई बैंक का आईएफएससी कोड नोट कर दे रहे हैं। ये हमारा बैंक का है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एसबीआई एन होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट के 4 अक्षर किसको दर्शाते हैं? बैंक को। 5वां अंक 0 और लास्ट की जो 6 डिजिट यानी 3 डिजिट से भी हमें पता चल जाता है बैंक की शाखा को। इसी प्रकार से चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आरटीजीएस के अंतर्गत कितनी राशि भेजी जा सकती है? जब हम किसी व्यक्ति को आरटीजीएस करते हैं तो उसमें भेजने की कोई मैक्सिमम सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम की बात करते हैं। अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम कितना रुपए होना चाहिए? तो कम से कम 2 लाख। अगर आप किसी व्यक्ति को आरटीजीएस करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, कम से कम आपके पास कितना रुपए होना चाहिए? 2 लाख। तो इसको नोट करते रहिए। अब यहाँ पर आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसी प्रकार से आरटीजीएस आपका कब आया? ठीक है, आरटीजीएस कब आया? तो आरटीजीएस आपका 2004 में आया। तो आरटीजीएस कब आया? 2004 में आया। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दे रहे हैं एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो एटीएम का आविष्कार जॉन एंडियन शेफर्ड बैरोन ने किया। तो ये प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर हमें देखा होगा कि हमारा जो एटीएम होता है, एटीएम पर, ठीक है, इस तरीके से हमारा एटीएम होता है। एटीएम पर कितने डिजिट होते हैं? तो एटीएम पर हमने देखा होगा कि इस प्रकार से हमारे नंबर डले रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एटीएम पर हमारे कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 16। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि एटीएम को अगर हम पीछे पलटेंगे तो एटीएम के पीछे लिखा रहता है CVV, है ना।
अब सीवीवी की फुल फॉर्म आती है तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और सीवीवी कितने डिजिट का होता है, तो सीवीवी हमारा कितने डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट का होता है। ठीक है, सीवीवी की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, और सीवीवी हमारे कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। एटीएम पर कितने डिजिट होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के दे सकते हैं कि एटीएम पर कितने विकल्प होते हैं, तो यहाँ पर आपको विकल्प दे देंगे 17, 18, 19, 20। तो भाई एटीएम पर डिजिट मैंने आपको कितने बताए, 16। अब यहाँ पर आपका 16 तो है ही नहीं, तो आप किसको लगाएंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि भाई मैंने पढ़ा है 16 इसमें, तो 16 है ही नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। अब 19 किस प्रकार से होगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कितने डिजिट, 16 प्लस, और सीवी कितने डिजिट का, 3। तो हमारा आंसर कितना होगा, 19। तो भाई इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, यूपीआई की फुल फॉर्म हम आपको बता ही चुके हैं। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है यूपीआई द्वारा भुगतान करने की समय सीमा क्या है। तो यूपीआई अगर हम किसी व्यक्ति को करते हैं तो उसके लिए नो टाइम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। वो क्या कहते हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं, समय का कोई अभाव नहीं है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 24/7। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि यूपीआई आपकी कब आई, तो यूपीआई आपकी 2016 में आई। ओके, इसी प्रकार से इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यूपीआई आपकी 2016 में आई। अब यहाँ पर आपकी यूपीआई भी 2 टाइप्स से होती है। एक हमारी भीम यूपीआई होती है। ठीक है, भीम यूपीआई के द्वारा आप मैक्सिमम कितने हजार रुपए भेज सकते हैं, तो भीम यूपीआई के द्वारा आप मैक्सिमम कितने हजार रुपए भेज सकते हैं, 40,000। अगर हम नॉर्मल यूपीआई की बात करते हैं तो नॉर्मल यूपीआई में आप 1 लाख पैसा भेज सकते हैं। कितना भेज सकते हैं, 1 लाख। और भीम यूपीआई के द्वारा कितना भेज सकते हैं, 40,000। तो ये ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेफ्ट की हमारी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो नेफ्ट आपका कब आया, 2005 में आया। नेफ्ट कब आया, 2005 में आया। एमएमआईडी में कितनी संख्याएं होती हैं, तो एमएमआईडी में हमारी 7 संख्याएं होती हैं। किसमें कितनी होती हैं, 7। ओके, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की कितनी लिमिट है, तो जस्ट हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। तो कितना होगा, 1 लाख रुपए। और भीम यूपीआई की बात करते हैं तो भीम यूपीआई के द्वारा 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि यूपीआई किस गवर्नर के समय में आई, यूपीआई, ठीक है, किस गवर्नर के समय में आया, तो ये हमारे किस गवर्नर के समय में आई, रघुराम राजन। रघुराम राजन के समय में आई, तो इसको भाई नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, इंडिया से बाहर पैसा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, इससे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें। तो स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इंडिया से अगर हमें पैसा बाहर भेजना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्विफ्ट कोड की। तो स्विफ्ट कोड हमारे कितने डिजिट का होता है, तो स्विफ्ट कोड हमारे 8 डिजिट का होता है। ठीक है, कितने डिजिट का होता है, 8। इसी प्रकार से तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, इंडिया से या भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए, है ना, या विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भारत में कुल कितने बैंक हैं। अगर आप विदेश में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं
तो भारत में, अच्छा ये आप बताइए, हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कुल कितने ऐसे बैंक हैं जो विदेश में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भारत में कुल 107 बैंकें हैं जो विदेश में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए करिए। तो आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? तो आरटीजीएस की शुरुआत हमारी कब हुई? 2004 में। फुल फॉर्म भाई याद करके रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये फुल फॉर्म जो हमारी फाइनेंशियल फुल फॉर्म है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ई वॉलेट का प्रकार नहीं है, तो ई वॉलेट का प्रकार नहीं है, पहले हम समझ लेते हैं कि ई वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये ई वॉलेट हमारे कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन से? क्लोज वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, ओपन वॉलेट। अब कौन सा नहीं है? तो ये हमारा वॉलेट नहीं है। तो प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वॉलेट। आपको पता चल गए कि कौन कौन से वॉलेट होते हैं, क्लोज वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, ओपन वॉलेट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा वॉलेट नहीं है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कौन सा वॉलेट नहीं है, मर्चेंट वॉलेट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, फोन पे किस तरह का ई वॉलेट है? तो फोन पे हमारा सेमी क्लोज वॉलेट है। किस प्रकार का है? सेमी क्लोज वॉलेट। फोन पे कब आया? तो फोन पे आपका 2015 में आया। तो फोन पे कब आया आपका? 2015 में आया। इसको भाई नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ओपन वॉलेट है, तो निम्नलिखित में यहाँ पर ओपन वॉलेट है आपका एम पैसा। ठीक है, ओपन वॉलेट है हमारा कौन सा? एम पैसा। इसी प्रकार से एम पैसा, बैटरी लो हो रही है भाई, थोड़ा क्लास को जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। एम पैसा 2007 में आया। ठीक है, और किसके द्वारा? वोडाफोन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? वोडाफोन ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया से सबसे पहले यूपीआई कौन आया? कौन सा है? तो इंडिया का सबसे पहला यूपीआई है फोन पे। सबसे पहले यूपीआई कौन लाया था? फोन पे लेके आया था। MICR में कितने करेक्टर होते हैं? तो MICR की फुल फॉर्म आती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें 9 डिजिट होते हैं। और ये आपको किस पर मिलता है? चेक पर। किस पर मिलता है? चेक पर। ओके, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड में APR क्या है? तो क्रेडिट कार्ड में APR एनुअल परसेंटेज रेट है। क्रेडिट कार्ड के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बैटरी लो हो रही है, चार्जर हम भूल आए हैं। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में पेटीएम किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में पेटीएम 197 कम्युनिकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? 197 कम्युनिकेशन। अब पेटीएम कब आया? तो पेटीएम हमारा 2010 में आया है। अच्छा, मैंने नोट करके रखा हुआ है यहाँ पर। और इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। IMF की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हिंदी में से क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसको भाई नोट करके रखिएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि ये इंग्लिश वाले नहीं देते हैं, कौन सा देते हैं? हिंदी में। तो हिंदी में से क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की? तो एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की? केविन डफी ने। इंडिया का पहला ई वॉलेट कौन सा है? तो इंडिया का पहला ई वॉलेट वॉलेट 365.com है। ठीक है, ITZ कैश किस कंपनी द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? तो ये हमारा क्या होगा? ITZ कैश कार्ड लिमिटेड। किसके द्वारा है? इसके द्वारा। ठीक है, ITZ कैश कार्ड लिमिटेड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।